Hello my dear students, welcome to all of you to my YouTube channel Alpha Physics Classes। स्टूडेंट्स, हमने पिछले क्लासेस में बोर्स मॉडल के बारे में पढ़ा था, उनके सारे थ्योरी पढ़े थे, उनसे पहले भी जितने भी साइंटिस्ट आए थे उनके मॉडल्स पढ़े थे और फिर उनका डेरिवेशंस दिखा था और एक दो प्रॉब्लम्स दिखा था। तो आज का लेक्चर में हम लोग बोर्स मॉडल का सेकेंड पार्ट जो कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम है उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग 9th 10th में स्पेक्ट्रम पढ़े होंगे कि आखिर स्पेक्ट्रम होता क्या है। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है? जब भी हम लोग किसी वाइट लाइट को किसी ऑब्जेक्ट पे, चाहे वो गैसियस हो या मॉलिक्यूल्स, उस पर अगर हम लोग वाइट लाइट को उस पर डालते हैं तो क्या होता है कि वहाँ से हमारा कुछ ना कुछ कलर फॉर्मेशन होता है। वो कलर कौन सा फॉर्मेशन होता है? वो या तो रेड होगा, येलो होगा या ग्रीन होगा। ये सारी लाइट वहाँ से फॉर्म करते हैं। तो ये जो सारी लाइट भी फॉर्म होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रा। तो बेसिकली हम लोग इसमें करते क्या हैं? हमने एक सोर्स लिया, इस सोर्स से वाइट लाइट जो था वो पास करवाई। किस पे? हमने वाइट लाइट किस पे पास करवाई? जो यहाँ पे एटम्स थे या फिर मॉलिक्यूल्स थे या फिर गैसियस आयंस थे। जब इस पे हमने वाइट लाइट को पास कराया तो यहाँ पे क्या पाया गया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ कलर फॉर्मेशन हुआ है। वो कलर कभी येलो, कभी रेड, तो कभी वायलेट आ रहे थे, हमें देखने को स्क्रीन पे मिल रहा था। तो ये जब कलर फॉर्मेशन हुआ, जब हमने वाइट लाइट को किसी भी एक गैसेस मॉलिक्यूल पे जब पास कराया, तो जब ये कलर फॉर्मेशन देखने को मिला तो यहाँ से सर नील बोर्ड ने कहा कि यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम का जनरेट होता है। यहाँ पे क्या होता है? स्पेक्ट्रम जनरेट होता है। अब इन्होंने कहा कि देख भाई, स्पेक्ट्रम तो जनरेट होगा लेकिन सारे वाइट लाइट से नहीं होते हैं। वाइट लाइट जैसे मैंने गैसियस एटम पे जैसे मैंने पास कराया तो कुछ वाइट लाइट से ही कुछ स्पेक्ट्रम बनता है। नॉट एवरी स्पेक्ट्रम इज पॉसिबल, नॉट एवरी स्पेक्ट्रम इज पॉसिबल, only few spectrum is formed, spectrum is formed। जब भी गैसियस मॉलिक्यूल्स पे जब हमारा वाइट लाइट जो होता है वो पास करते हैं तो सारे के सारे स्पेक्ट्रम में वो चेंज नहीं होता है, वो कुछ ही स्पेक्ट्रम में चेंज होता है। तो जो भी स्पेक्ट्रम में चेंज होता है उसे हम लोग मेनली 7 कलर में पढ़ते हैं, जो कि बचपन से आप लोग जानते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? विव गयोर। क्या बोलते हैं बच्चों? विव गयोर। विव में कौन सा है? वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये सभी कलर में स्पेक्ट्रा चेंज होता है। अब स्पेक्ट्रा होते कितने प्रकार के हैं? कौन कौन से स्पेक्ट्रा होते हैं? तो मेनली एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग 2 प्रकार के स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं, जिसमें से ज़्यादातर इम्पोर्टेंट जो रहता है वो हम लोग इमिशंस के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों, जो एटॉमिक का स्पेक्ट्रम है इसे हमने 2 पार्ट्स में बांट दिया। एक होता है एब्जॉर्प्शन और दूसरा क्या होता है? इमिशन। एब्जॉर्प्शन में बच्चों क्या होता है? जैसे कि मैंने किसी भी गैस को रखा, उस पर मैंने वाइट लाइट को पास कराया, तो उसने क्या किया? वाइट लाइट का जो वेवलेंथ था वो बहुत सारे वेवलेंथ को अपने में एब्जॉर्ब कर लिया। वो एटम ने क्या किया? बहुत सारे वेवलेंथ को अपने में एब्जॉर्ब कर लिया। हमने वाइट लाइट को तो पास कराया और हमने पहले ये भी कहा कि सारे के सारे स्पेक्ट्रम नहीं बनते, कुछ ही स्पेक्ट्रम बनता है। जैसा कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने वाइट लाइट किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल पे पास कराया तो उससे क्या हुआ कि उसने बहुत सारे वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया, लेकिन वो कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो वो क्या होता है? जैसे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो बनना चाहिए वो नहीं बन पाता। जैसे कि हमारा जो वाइट लाइट होता है उसमें जो वेवलेंथ होता है वो कंटिन्यूसली 400 आर्मस्ट्रॉन्ग से nm से 700 nm तक रहता है, कंटिन्यूसली इसमें मूव करता है। किस में? वाइट लाइट में। लेकिन एब्जॉर्प्शन के केस में क्या होता है? जैसे हमने किसी गैसेस मॉलिक्यूल पे वाइट लाइट को पास कराया तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारा स्पेक्ट्रम बनता है, लेकिन कुछ स्पेक्ट्रम मिस भी करते हैं। जो मिसिंग वेवलेंथ होता है, जहाँ पे हमारा कंटिन्यूअस वेवलेंथ नहीं बन पाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं बच्चों? एब्जॉर्प्शन। वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे डार्क कलर का फॉर्मेशन होता है, डार्क कलर वहाँ पे फॉर्म करता है। जैसे कि मान लो ये कंटिन्यूअस वेवलेंथ था, ये होना चाहिए था जब हमने वाइट लाइट को किसी गैसेस आयन पे
पास कराया, लेकिन जब एब्जॉर्प्शन होता है, जब इसने गैसेस मॉलिक्यूल ने उस वाइट लाइट के बहुत सारे वेवलेंथ को अपने में एब्जॉर्ब कर लिया, तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ ना कुछ डार्क कलर का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। तो इसी जो डार्क कलर फॉर्म करते हैं हम लोग इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अब देखो इमिशन में क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना एक्साइटेड स्टेट में है, वो अब चाहता है कि हम एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूव करें। तो मूव करते वक्त वो क्या करता है, कुछ ना कुछ अपना एनर्जी रेडिएट करता है। क्या करता है बच्चों, एनर्जी अपना रेडिएट करता है। तो वो जो एनर्जी रेडिएट होता है उसी को हम लोग कहते हैं इमिशन। क्या कहते हैं बच्चों, इमिशन, रेडिएशन ऑफ एनर्जी। ये किसी फॉर्म में हो सकता है, लाइट के फॉर्म में हो सकता है, टेम्परेचर के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में हो सकता है, किसी फॉर्म में हो सकता है। तो बच्चों अब देखो इमिशंस और एब्जॉर्प्शन में मेनली डिफरेंस क्या है, इमिशन और एब्जॉर्प्शन में मेनली डिफरेंस क्या है। सबसे बड़ा डिफरेंस ये दोनों में ये होता है कि जो एब्जॉर्प्शन होता है वो एक्साइटेड स्टेट पे नहीं शो करता है, वो नॉर्मल स्टेट पे शो करता है। इमिशन जो रहता है, इमिशन स्पेक्ट्रा जो रहता है वो हमेशा एक्साइटेड स्टेट पर ही शो करता है। एक्साइटेड स्टेट कहने का मतलब वैसा इलेक्ट्रॉन जो अपने नॉर्मल स्टेट से उसके पास कुछ ज़्यादा एनर्जी आ चुकी है ताकि वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूव कर सके। तो ये होता है एक्साइटेड स्टेट का मतलब। यानी कहने का मतलब ये कि जो इमिशन स्पेक्ट्रा होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक्साइटेड स्टेट में शो करती है, लेकिन जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है वह सिर्फ किस में शो करता है, नॉर्मल स्टेट में, नॉर्मल स्टेट में। तो मेनली ये दो प्रकार के एटॉमिक स्पेक्ट्रा थे, एक थे एब्जॉर्प्शन और एक थे इमिशंस। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर एब्जॉर्प्शन के बारे में आपको बता ही दिया कि आखिर क्या होता है। क्या एब्जॉर्प्शन में हमने एक वाइट लाइट लिया, किसी गैसेस मॉलिक्यूल पे पास कराया, तो वहाँ पे उसने बहुत सारे वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन कुछ वेवलेंथ मिसिंग हो जाते हैं जो कि कंटिन्यूअस जो होना चाहिए फ्लो वेवलेंथ का वो नहीं होने देते हैं। तो वहाँ से यहाँ पता चलता है कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुआ है। अब मेनली इस चैप्टर में हम लोग इमिशंस के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर इमिशंस क्या होती है और कैसे होती है। देखो बच्चों पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे एक है न्यूक्लियस, ये है फर्स्ट ऑर्बिट, ये है सेकेंड ऑर्बिट, ये है थर्ड ऑर्बिट। अब मान लो इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट में है। मैंने आपको क्या बोला कि एब्जॉर्प्शन जो होता है वो नॉर्मल स्टेट पे ही शो करता है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये मुझे नहीं पता है कि एक्साइटेड स्टेट में है या नहीं है, और ये मान लो ये पता नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि ये एक्साइटेड स्टेट पे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर ये एक्साइटेड स्टेट पे होता तो ये अपना ऑर्बिट को फ्लक्चुएट करता, यहाँ से ऊपर जाता तो फिर नीचे आता, लेकिन यहाँ पे स्टेबल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, मतलब सिर्फ इसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है, वो अपना ऑर्बिट चेंज नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं है। अब देखो मुझे इस इलेक्ट्रॉन को, ये फर्स्ट जो ऑर्बिट है इसको हम KLM बोल सकते हैं। इसका एनर्जी कितना होता है, -13.6। इसका एनर्जी कितना होता है, -3.4। इसका होता है -1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तब मुझे इस इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में ट्रांसफ़र करना है। इसके पास तो एनर्जी है नहीं ताकि अपना ऑर्बिट का एनर्जी से ज़्यादा लाए और ये अपने ऑर्बिट को छोड़ दे। तो इसके पास एनर्जी कहाँ से आएगी, इसके पास जो एनर्जी आएगी वो हीट के द्वारा आएगी। हम सिंपली क्या करेंगे, जो एटम था, मॉलिक्यूल था, उसको सिंपली हम हीट कर देंगे। हीट करने के बाद क्या होगा, एक एनर्जी ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन में। जैसे इलेक्ट्रॉन में हीट के द्वारा एनर्जी आया तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो अपना नॉर्मल स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, एक्साइटेड स्टेट में। अब मैंने आपको पहले बताया है जैसे इलेक्ट्रॉन अपना एक्साइटेड स्टेट में चेंज होता है तो क्या होता है कि वो अपना ऑर्बिट चेंज करता है। तो इसके पास इतना एनर्जी आ जाता है कि ताकि अपना जो जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसको ब्रेक डाउन करके या दूसरा ऑर्बिट में ट्रांसफर हो जाए। तो जैसे इसको एनर्जी मिलता है कि अपना ऑर्बिट चेंज करके इस ऑर्बिट में पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पहुंचा, इसके बाद भी यह एक्साइटेड स्टेट में ही है, इसके पास एनर्जी कम नहीं हुई है। कम नहीं होती इससे क्या होगा, इससे खुजली होगी,
नहीं भाई चल चल चल, मेरे पास एनर्जी है, मैं बैठा नहीं रह सकता हूँ, मैं यहाँ से मूव करूँगा, चल निकल निकल निकल। तो इलेक्ट्रॉन फिर क्या करता है कि जिस भी ऑर्बिट आता है, अगर वो एक्साइटेड स्टेट में है तो फिर से वो अपना ऑर्बिट को चेंज करता है। और इलेक्ट्रॉन जो रहता है हमेशा वो चाहता है कि जो अपना रिटर्न, जो उसका होम जो ऑर्बिट था, वो आके वहीं पर मूव करे, हमेशा चाहता है। तो पहले मैंने क्या किया, इसे हीट एनर्जी दिया, इसने अपना ऑर्बिट को चेंज किया, ये ऑर्बिट में चला गया। इसके पास फिर भी एक्साइटेड स्टेट में था, इसके पास एनर्जी थी, तो फिर से यहाँ पे ये अपना ऑर्बिट को छोड़ करके बैक टू रिटर्न यहाँ पे आ जाएगी। अब देखो, जैसे इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट को छोड़कर इस ऑर्बिट में आएगी तो यहाँ पे क्या होता है, डी एक्साइटेशन। क्या होता है बच्चों, डी एक्साइटेशन। डी एक्साइटेशन कहने का मतलब कि उसके इलेक्ट्रॉन के पास एक्साइटेशन थी, एक्साइटेड स्टेट में थी, लेकिन वो अपना हायर एनर्जी लेवल को छोड़कर लोअर एनर्जी लेवल में फिर से वापस आ गई। यहाँ क्या था, यहाँ एनर्जी हाई है, यहाँ देखो -1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ एनर्जी कितनी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी किसकी ज़्यादा है, इसकी। तो ये क्या करता है, बेसिकली हायर एनर्जी लेवल से फिर से लौट के लोअर एनर्जी लेवल में चले आता है। तो उस स्टेट को हम लोग कहते हैं डी एक्साइटेशन। कब, जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में चेंज हो जाए। तो बच्चों ये हुआ। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, ये मान लो फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। तो इलेक्ट्रॉन जब डी एक्साइटेशन करती है तो अपना कुछ ना कुछ एनर्जी रेडिएट करती है, लाइट के फॉर्म में या कुछ अलग फॉर्म में, लेकिन अपना एनर्जी रेडिएट करती है। तो वो जो एनर्जी रेडिएट करती है उसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं इमिशन। यहाँ पे क्या हुआ, इमिशन। और ये इमिशन किसके बराबर होती है, जिस ऑर्बिट से वह इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट किया और जिस ऑर्बिट में वह पहुंचा। जैसे कि मान लो ये इसका ऑर्बिट था थर्ड, तो जो डेल्टा ई जो आएगी, इमिशन का जो वैल्यू आएगी वो आएगी E3 माइनस E1। E3 क्यों, क्योंकि थर्ड ऑर्बिट से इसने डी एक्साइट किया। E1 क्यों, क्योंकि इसमें वो E1 में वो जाकर के पहुंच गया। अगर E1 में नहीं पहुंचता, E2 में पहुंचता, तो हम लोग कहते हैं E3 माइनस E2। तो ये होता है इसका डेल्टा ई, जो इमिशंस का जो एनर्जी होता है, मतलब कितना उसने इमिट किया। तो वो जो एनर्जी होता है वो दो ऑर्बिट का एनर्जी का जो डिफरेंस आता है उसके बीच का होता है। तो इसमें हमने आपको ये बताया था कि सभी में स्पेक्ट्रम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ देखो, जैसे मैंने व्हाइट लाइट को पास कराया तो यहाँ पे क्या है कि एक एनर्जी लेवल है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरी क्या है -3.4, तीसरी क्या है -1.8। लेकिन क्या 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, नहीं है। जब ये सारे एनर्जी लेवल्स नहीं है तो क्या वो उतनी सारी ऑर्बिट होगी नहीं, ऑर्बिट स्पेसिफिक है। ऑर्बिट स्पेसिफिक रहने के कारण जब हम लोग व्हाइट लाइट जब पास करवाते हैं किसी मॉलिक्यूल से तो स्पेक्ट्रम में फिक्स बनता है, क्योंकि उसके पास सारा वेवलेंथ नहीं मिल रहा है। सारा वेवलेंथ नहीं मिला है तो सारा स्पेक्ट्रम भी नहीं बनेगा। तो इस कारण से स्पेक्ट्रम में फिक्स रहता है, क्योंकि इसके कारण क्योंकि आपका ऑर्बिट भी फिक्स्ड है। तो अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि और इसमें क्या क्या पढ़ना है स्पेक्ट्रम में, वो सभी चीज़ें हम लोग इसमें देखने वाले हैं। हमने जो भी आपको बताया कि स्पेक्ट्रम फिक्स रहता है, कोई ज़्यादा रहता नहीं है, मतलब कि उसका वैल्यू बहुत ही कम रहता है, तो उसी स्पेक्ट्रम को हम लोग कहते हैं डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम भी। उस स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम भी। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन था, उसने मूव किया N1 से लेकर के N3 तक। N1 कितना है, N1 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, N3 कितना है, N3 थर्ड है। तो ये क्या पूछ रहा है कि आप बताओ एनर्जी कितना होगा, फाइंड दी एनर्जी। मतलब ये कोई एक इलेक्ट्रॉन था जो कि आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में था, वो थर्ड ऑर्बिट में चला गया अपना एक्साइटेड स्टेट में, तो आपको एनर्जी बताना है। तो बेसिकली इसमें नील बोर्स ने हमें दो फॉर्मूले बताए। एक ये बताया कि जो एनर्जी रहता है उसका फॉर्मूला होता है hc/λ। क्या होता है बच्चों, hc/λ। इसके बारे में आप फॉर्मूला को पढ़ ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे नील बोर्ड्स मॉडल पे उसमें सभी का सभी इसका यूज होने ही वाला है। तो बेसिकली हमने इसमें भी क्या पढ़ा, और हम लोग ये भी जानते हैं डेल्टा ई क्या होता है, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर ये होता है। हमने आपको क्या बताया था कि जो डेल्टा ई होगा वो जो जिस ऑर्बिट से वो एक्साइट किया है वो और जो दूसरे ऑर्बिट में पहुंचा है वो दोनों एनर्जी का डिफरेंस के बराबर आएगा। तो यहाँ देखो -13.6 हाइड्रोजन है तो इसका जेड कितना आएगा 1, तो 1 का स्क्वायर बाई आपका n1 कितना है 1, n3 कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ देखो हमने डेल्टा ई लिया, इसका एक्साइटेड स्टेट का निकाला, तो -13.6 जेड स्क्वायर वाई n1 का स्क्वायर -1 बाई n2 का स्क्वायर, ये होता है मेनली आपका फॉर्मूला। ये वाले सॉरी ये नहीं, ये देखो जेड स्क्वायर बाई 1 बाई n1 स्क्वायर -1 बाई n2 स्क्वायर। n2 क्या है, जहाँ तक वो स्टेट पहुँचा। n1 का है जिस ऑर्बिट से उसने मूव करना स्टार्ट किया, तो इसमें n1 क्या होगा 1, n2 क्या होगा 3। तो यहाँ पे मैंने प्रोसेस को किया तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा -13.6 इंटू 1 -9, तो -13.6 इंटू 1 इंटू 8/9 आ जाएगी। इससे गया 1, 4 और 6, तो आप कैलकुलेट कर लेना। मेरी बेसिकली क्या आएगी 1/3, तो आप इसको कैलकुलेट करके एनर्जी निकाल लेना। बेसिकली ये होती है, ये आपका फार्मूला है, इस फार्मूले को आप ध्यान में रख लें। और यहाँ हमने क्या किया, n1 को 1 डाला, n2 को 3 डाला, 1y -1/9 आया 8/9, और यहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना, दोबारा अपने घर में नहीं बनेगी तो फिर से बताना, ऐसे मैंने पूरा प्रोसेस बता ही दिया है। सेकेंड थिंग, अब बोलोगे सर आपने फॉर्मूला बताया था डेल्टा ई इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, तो आप फिर आप ये लाए कहाँ से कि -1 बाई n1 स्क्वायर -1 बाई n2 स्क्वायर आपने कैसे कर दिया। तो वो बच्चों इस तरह से होता है। हमने आपको डेल्टा ई का फर्स्ट फॉर्मूला क्या बताया, SC बाई लैम्डा। सेकेंड क्या बताया, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तब देखो बेसिकली इसमें होता क्या है, हमने पहले फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या दिया था n1, सेकेंड क्या था n2, मतलब कि इसमें से इसमें मूव किया। देखो यहाँ पे क्या होगा, SC बाई लैम्डा है, मैंने इसको -13.6 जेड, वो तो वो नहीं होगा लेकिन फिर हम लोग लिख देते हैं जेड स्क्वायर। यहाँ क्या हो गया 1 बाई एन स्क्वायर, ठीक है, माइनस करेंगे क्योंकि हमने डिफरेंस बताया था। माइनस करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा -13.6 जेड स्क्वायर बाई 1 बाई n2 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा प्लस -13.6 जेड स्क्वायर 1 बाई n1 का स्क्वायर प्लस 13.6 जेड स्क्वायर बाई n2 का स्क्वायर। अब देखो मैंने 13.6 जेड स्क्वायर को कॉमन ले लिया, 13.6 जेड स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बाई एन स्क्वायर -1 बाई एन स्क्वायर प्लस 1 बाई n2 स्क्वायर। इसको तुम क्या लिख सकते हो 13.6 जेड स्क्वायर 1 बाई n1 का स्क्वायर -1 बाई n2 का स्क्वायर। ये हुआ बच्चों। अब देखो यहाँ पे क्या था SC बाई लैम्डा 13.6 जेड स्क्वायर 1 बाई एन स्क्वायर -1 बाई n2 स्क्वायर, ठीक है, ये आपको मिल गया। अब इस स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, एक हमारा जो साइंटिस्ट है उन्होंने अपना कैलकुलेशन किया था, तो उनको मान रखने के लिए हम लोग यहाँ पे एक और छोटा सा कैलकुलेशन क्या करते हैं, यहाँ जो SC बाई लैम्डा है यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, किससे SC से, इधर भी मल्टीप्लाई किया और इधर भी 1 बाई एन स्क्वायर -1 बाई n2 का स्क्वायर। ये SC से SC चला गया, बचा क्या 1 बाई लैम्डा।
ये जो 13.6/hc है, इसको हम लोग एक कांस्टेंट का रूप देते हैं, जिस कांस्टेंट को हम लोग r से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है r z स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो बच्चों जो r रहता है इसको हम लोग बोलते हैं रीडवर्ड्स कांस्टेंट, इसका जो वैल्यू होता है 1.9098 के लगभग बराबर होता है। तो ये जो आपका बेसिकली था, मैंने आपको क्या बताया पहले, डेल्टा ई का, इससे दो रिलेशन से हमें फार्मूला निकाले गए हैं। एक पहला डेल्टा ई है, डेल्टा ई क्या था hc/लैम्डा, सेकेंड इसका क्या था -13.6 z²/n²। हमने क्या किया, इन जो था इसको दो ऑर्बिट में ले लिया। पहला क्या लिया n1 मतलब उस एक्साइटेड स्टेट में था, n2 मतलब उस ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूव किया। जो फर्स्ट ऑर्बिट था वो था n1, जो सेकेंड ऑर्बिट था वो था n2। फिर मैंने दोनों फार्मूला को कोरिलेट कर दिया। यहाँ क्या है, यहाँ hc/लैम्डा है और यहाँ है -13.6 z²/n²। अब बेसिकली हम लोग करते क्या है, जब इमिशन होता है तो उसमें क्या करते हैं, दो ऑर्बिट का जो एनर्जी रहता है उसका डिफरेंस निकालते हैं, और डिफरेंस निकालने के बाद हम लोग उसका बोलते हैं कि हाँ जो इमिशन हुआ है उसका ये एनर्जी है। ठीक है बच्चों, तो मैंने ये आपको बता दिया, दोनों का डिफरेंस निकाला। डिफरेंस निकालने के बाद मुझे यहाँ तक का स्टेप मिल गई कि हाँ भाई ये होती है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मैंने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को ऐसे से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये कट गया, और मैंने ये जो आया था आपका, इसे मैंने एक कांस्टेंट का नाम दे दिया, जिसको हम लोग r से डिनोट करते हैं, और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं रीडवर्ड्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, रीडवर्ड्स कांस्टेंट। ये आपको क्वेश्चंस का जो न्यूमेरिकल आएंगे उसमें आपको बता दिया जाएगा कि आखिर रीडवर्ड कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है। आपको याद करने की कोई भी जरूरत नहीं, जितने भी जेई का न्यूमेरिकल्स या पीएमटी का न्यूमेरिकल्स आता है उसमें सब में आपको बता दिया जाएगा कि हाँ क्या होती है। अब देखो, ये आपने पढ़ लिया एनर्जी का डिफरेंस और क्या क्या होती है। अब मैं आपको बताता हूँ सीरीज। आपने अभी तक जो भी स्पेक्ट्रम पढ़ी है, स्पेक्ट्रम को हम लोग कुछ सीरीज में बांटते हैं। कुछ क्या किस में बांटते हैं बच्चों, कुछ सीरीज में। वो सीरीज हमारे सिलेबस में 5 प्रकार के हैं। मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं वो 3 सीरीज पे आते हैं। वो सीरीज का मैं आपको नाम बता रहा हूँ, अब ध्यान से उसको देखते जाएं क्या होती है सीरीज में। हम लोग मेनली इस सीरीज में 5 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, सीरीज। पहला क्या है, लीमान। दूसरा क्या है, बाल्मर। तीसरा क्या है, पाश्चन। फिर क्या है, पीफंट। और फिर क्या है, ब्रैकेट। तो इन 5 चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो, लीमान क्या होता है, बाल्मर क्या होता है, पाश्चन क्या होता है, पीफंट क्या होता है, मैं सब आपको बता रहा हूँ। ये मान लो एनर्जी लेवल्स है। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अपना ग्राउंड स्टेट में, तो उसका एनर्जी क्या होता है, -13.6 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, -3.4 देन -1.8 देन 1.5 सॉरी -1.5 देन -0.85। ये होती है। ये हो गया आपका बेसिकली n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, k l m n। लीमान में क्या होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन आएंगे, जो डी एक्साइटेशन होगा वो होगा फर्स्ट ऑर्बिट पे। चाहे वो इलेक्ट्रॉन कहीं से आए, सेकेंड ऑर्बिट से आए, थर्ड ऑर्बिट से आए, फोर्थ ऑर्बिट से आए, या फिर इनफाइनाइट से आए, कहीं से भी वो आएंगे, अगर उनका डी एक्साइटेशन फर्स्ट ऑर्बिट पे हो रहा है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो आकर स्टेबल फर्स्ट ऑर्बिट में हो रहा है, तो उसे हम लोग बोलेंगे कि ये जो सीरीज है वो लीमान सीरीज है। कौन सा सीरीज है बच्चों, लीमान। क्या होता है इसमें, या तो ये सेकेंड ऑर्बिट से डी एक्साइटेशन होगा, या थर्ड ऑर्बिट से हो सकता है, या फोर्थ ऑर्बिट से हो सकता है, या फिर आपका इनफाइनाइट से हो सकता है। मेनली इसमें क्या होता है, आपको ध्यान क्या रखना है कि लीमान सीरीज में क्या होगा, जो डी एक्साइटेशन होगा वो आपको फर्स्ट ऑर्बिट पे ही होगा, चाहे वो किसी भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से आए, चाहे वो सेकेंड ऑर्बिट से आए, या वो थर्ड ऑर्बिट से आए, या वो फोर्थ ऑर्बिट से आए, या फिर वो इनफाइनाइट से आए।
तो बच्चों इसमें हम लोग करते क्या है, जैसे मान लो जो डी एक्साइटेशन होना है वो किस पे होगा, m इक्वल टू 1 पे। n मैंने मान लिया 2 3 4 सो ऑन, ये हुआ। डेल्टा ई का वैल्यू क्या होता है, डेल्टा ई छोड़ दो, उसको भूल ही जाओ। अब आपको सीधे यहाँ पे वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। वेवलेंथ का मैंने अभी आपको पिछले फॉर्मूला क्या बताया था, 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। तो आप ये देख लो, n1 को मैंने m मान लिया, n2 को मैंने n रहने दिया। तो आप इसका वेवलेंथ कैलकुलेट करो, क्या आएगा, आर जेड स्क्वायर, हाइड्रोजन लाइक एटम है तो उसका तो एटॉमिक नंबर 1 ही होगा जब तक बताया नहीं जाए कि कौन सा वहाँ पे एलिमेंट है। तो मैंने क्या किया, 1 का स्क्वायर माइनस, मान लो सेकेंड ऑर्बिट आया है तो मैंने ये दे दिया। तो 1 बाई लैम्डा क्या आएगा, आर इंटू 1 इंटू 1 बाई 4, 1 बाई लैम्डा इजकल टू 3r बाई 4, यानी कि लैम्डा इजकल टू 4 बाई 3r। ये ऐसे आप लीमान का कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हाँ भाई कोई इलेक्ट्रॉन है वो अपना सेकेंड ऑर्बिट से डी एक्साइट होकर अगर फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तो उसका वेवलेंथ कितनी होगी। आर का वैल्यू आपको बता दिया जाएगा, ऐसे मेनली होता है आर इजकल टू 1.09 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। ये आपका रिडवर्ड्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है। ये आप याद नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं है, आपको सारे प्रॉब्लम से मिल जाएगा। सेकेंड थिंग्स क्या है बच्चों, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ में क्या होता है, ये जो n जो रहता है ये आपका इनफाइनाइट हो जाता है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कहने का मतलब है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इक्वल टू लार्जेस्ट डी एक्साइटेशन। मतलब कि जो जितना बड़ा डी एक्साइटेशन होना चाहिए था वो उतना बड़ा हुआ है। अगर लार्जेस्ट डी एक्साइटेशन है तो वहाँ पे आपका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगा। लार्जेस्ट डी एक्साइटेशन कहने का मतलब जो उसका एक्साइटेड ऑर्बिट था, मतलब जहाँ से इलेक्ट्रॉन आपने ग्राउंड स्टेट पे आ रहा था उसे हमने इनफाइनाइट मान लिया, क्योंकि यह लार्जेस्ट है। डी एक्साइटेशन जो हुआ है वो लार्जेस्ट ऑर्बिट से हुआ है, तो इसे हम लोग क्या मान लिए, m को क्या मान लिया हमने, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका फॉर्मूला आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू क्या है आपका आर जेड स्क्वायर 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर। ठीक है, मैंने इसको मान लिया इनफाइनाइट। तो सॉरी 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर इंटू 1 बाई 1 माइनस 1 बाई इनफाइनाइट। 1 बाई इनफाइनाइट बच्चों क्या होता है, 0। तो 1 बाई लैम्डा क्या आएगा, आर इंटू 1, यानी कि लैम्डा क्या आ जाएगा 1 बाई आर। ये होता है आपका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का इसमें कंडीशन। कोई आपसे पूछ दे कि भाई बताओ लीमान सीरीज जब होगा तो उसमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का कंडीशन क्या है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब जो एक्साइटेड स्टेट जो होगा वो आपका इनफाइनाइट होगा, मतलब कि ये वाला, ये जो आपका वो क्या होगा, इनफाइनाइट से वो अपना इस स्टेट पे मूव किया है, तो इसे हम बोलेंगे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो हमने इस पे कंडीशन लगाया n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, n2 क्या है, m क्या है यहाँ पे, इनफाइनाइट आया तो ये 0 हो गया। तो आपका ये कंडीशन निकल गया किसका, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का। अब देखो जब हम लोग इसका वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं लीमान सीरीज का, तो ये क्या होता है कि विजुअल रेंज में नहीं आता है। विजुअल कहने का मतलब है कि जो विबग्योर होते हैं इनका रेंज जो होता है वेवलेंथ का वो होता है 400 nm से 700 nm। या मान लो कोई भी एक डाटा आपको दिया गया है, ये आपका किसका है, विबग्योर का। तो विबग्योर का जो रेंज है उस रेंज में लीमान सीरीज का जो वेवलेंथ है उसका वैल्यू नहीं आता है। तो जब इसका वैल्यू नहीं आता तो बोला कि भाई तो इसको कौन सा रेंज में बोला जाए, तो इससे हम लोग नाम देते हैं अल्ट्रा वायलेट रेंज। क्या देते हैं, यूवी, अल्ट्रा वायलेट। मतलब कि यह विजिबल नहीं होता है, विबग्योर के रेंज में नहीं आता, इसलिए यह विजुअल नहीं होता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूवी रेंज में है। सेकेंड बच्चों, सेकेंड थिंग्स क्या है, अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका बार्मर सीरीज। ये था लीमान में क्या होता है, कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो उसका जब डी एक्साइटेशन होगा तो वो आकर के रुकेगा अपना ग्राउंड स्टेट पे, जो कि n=1 होता है, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट। चाहे वो इनफाइनाइट से हो, चाहे वो सेकेंड ऑर्बिट से हो, चाहे वो थर्ड ऑर्बिट से हो। फिर क्या है,
इसका कौन सा रेंज होता है, तो ये होता है अल्ट्रा वायलेट रेंज में। क्यों? क्योंकि विबग्योर का जो रेंज है उस रेंज में इसका वेवलेंथ का वैल्यू नहीं आता है, तो हम लोग बोलते हैं कि अल्ट्रा वायलेट रेंज में है। इसका जब हम लोगों ने शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का जो कंडीशन निकाला वो क्या आया, 1/r। अब हम लोग पढ़ेंगे बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज क्या होता है, ये मैंने बना दिया ऑर्बिट। ये मान लो N1 है, ये है N2, ये है N3, ये है N4, ये है N5। लीमान में मैंने आपको क्या बताया था कि जो डी एक्साइटेशन होगा वो कहीं से भी आए वो आएगा आपका फर्स्ट ऑर्बिट में, लेकिन बाल्मर में ऐसा नहीं होता है। बाल्मर में इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए, जब डी एक्साइटेड होगा तो वो आएगा सेकेंड ऑर्बिट में, चाहे वो थर्ड ऑर्बिट से आए, फिर चाहे वो फोर्थ ऑर्बिट से आए, या फिर फिफ्थ से आए, या फिर इनफाइनाइट से आए, कहीं से भी आई। अगर उसका डी एक्साइटेशन आकर के सेकेंड ऑर्बिट में रुक जा रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो डी एक्साइटेशन हुआ है वह बाल्मर सीरीज का हुआ है। किस चीज़ का हुआ है, बाल्मर का। इसमें मेनली m क्या होता है, 2, n क्या होता है, अब 2 है तो ऑब्वियस है कि ये 3 स्टार्ट होगा, 3, 4, 5 से लेकर के इनफाइनाइट तक। जब हमने इसका वेवलेंथ कैलकुलेट किया तो वो क्या आएगा, r z स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, n1 क्या है m, n2 क्या है n, 1/λ इक्वल टू r, z तो वो नहीं होगा, 1/4 क्योंकि यहाँ 2 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर जो कि होता है 9। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, r इंटू 36, यहाँ कितना हुआ 9, 9 माइनस 4, ये आ गया 5r/36। अब लैम्डा यहाँ से क्या आ जाएगा 36/5r। जब इसका वेवलेंथ का वैल्यू कैलकुलेट किया गया तो यह विबग्योर का जो रेंज था उसके रेंज में ये आ गया। किसके रेंज में आ गया, विबग्योर के रेंज में। लीमान विबग्योर के रेंज में नहीं आया था, उससे कम था, वो जो उसका जो रेंज था उसे हम लोग कहते हैं अल्ट्रा वायलेट। लेकिन जो बाल्मर सीरीज था वो विबग्योर के रेंज में आ गया, जिसके कारण कि हम लोग कहते हैं यस दिस रेंज हैज विजिबल, मतलब कि यह विजिबल रेंज होगा इसके पास। क्यों भाई, क्योंकि इसका जो वेवलेंथ जब हमने निकाला तो उसका जो वैल्यू आया वो विबग्योर का जो रेंज था उसके साथ मैच किया। सेकेंड थिंग क्या है कि अब मैं आपको बोलूं कि इसका आप शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का कंडीशन निकालो। किसका निकालो बच्चों, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मैंने क्या बताया था कि n जो होता है वो इनफाइनाइट, m तो आपका 2 रहेगा ही। तो मैंने फिर से कैलकुलेट किया 1/λ इक्वल टू r z स्क्वायर 1/m का स्क्वायर 4 माइनस 1/इनफाइनाइट। फिर से मैंने आपको उस टाइम में बताया था कि 1/इनफाइनाइट क्या होता है 0, 1/λ क्या होगा r z स्क्वायर 1/4, z क्या है 1, तो 1/λ इक्वल टू r/4, तो लैम्डा इक्वल टू 4/r। ये इसका कंडीशन हो गया। ये है आपका हाइड्रोजन के लिए, ये किस एटम के लिए है, हाइड्रोजन। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने जेड को 1 मान करके चला है। 1 किसका होता है, हाइड्रोजन का। अगर हीलियम रहेगा तो आपको यहाँ जेड पे 2 स्क्वायर कर देना है, आपको उस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। तो मेनली ये क्या है आपका कंडीशन शॉर्ट वेवलेंथ का, किसका है, बाल्मर का। तो इसे भी वही 3 चीज़ें पढ़नी है कि भाई इसका वेवलेंथ क्या है। वेवलेंथ मैंने निकाल लिया तो भाई वेवलेंथ किस रीजन में है, रीजन मैंने निकाला तो भाई ये पता चला कि विबग्योर के रीजन में है, तो मैंने इससे क्या बोल दिया, विजिबल रेंज। विजिबल रेंज जब बोल दिया तो अब बात आती है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मैंने निकाल लिया। बाल्मर सीरीज में एक्चुअली होता है क्या है, कहीं से भी डी एक्साइटेशन हो वो आगे के रुकेगा कहाँ पे, सेकेंड ऑर्बिट में। ये सभी बच्चों क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस नहीं है मतलब कि आपको थ्योरी चल रही है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जेईई एडवांस में पूछे जा चुके हैं, जेईई मेंस में पूछे जा चुके हैं, जो कि मैं इस क्लास के एंड तक 2 क्वेश्चन जेईई एडवांस का करवाऊंगा और 4 से 5 क्वेश्चन जेईई मेंस का करवाऊंगा। तो इसमें आपको मेनली यह 3 चीज़ देखना है कि भाई डी एक्साइटेशन कहाँ से किस ऑर्बिट में होती है, इसका रेंज क्या है, क्योंकि जेईई मेंस में पूछे जाते हैं कि भाई बाल्मर सीरीज का बताओ वो कौन सा रेंज में होगा। और जेईई एडवांस में क्या पूछता है, वो आपको कोई एक क्वेश्चन दे देगा, ये नहीं बोलेगा कि कौन सा सीरीज में है, उसने आपको वेवलेंथ निकलवा दिया, अब बोल दिया कि भाई देखो विबग्योर का जो वेवलेंथ होता है ये होता है उसका रेंज, तुम्हारा जो वेवलेंथ आया है उससे तुम मैच करो और देखो कि उसका कौन सा रेंज आ रहा है। उस हिसाब से आपसे पूछ दे कि बताइए कौन सा सीरीज का है।
अगर वो विबग्योर के रेंज का आ रहा है तो वो बाल्मर सीरीज होगा, उससे कम आ रहा है तो लीमान होगा, उससे ज़्यादा आ रहा है तो उससे ज़्यादा आ रहा है तो आपका और भी इसमें सीरीज है। अब आपका आ जाएगा पास्सन का भी सेम है, जो कि मैंने आपको अभी तक बाल्मर रिमाल पढ़ाया। इसे मैंने क्या होता है, ये मैंने ऑर्बिट बनाया n=1, n=2, n=3, n=4, n=5। मैंने क्या बताया था कि लीमान में डी एक्साइटेशन कहाँ पे होता है, फर्स्ट स्टेट, बाल्मर में कहाँ होता है, सेकेंड, तो पास्चन में कहाँ होगा, पास्चन में आपका होगा थर्ड पे। कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आए उसका जो डी एक्साइटेशन होगा वो आपका थर्ड ऑर्बिट होगा। मैं ऐसा बार बार क्यों आपको पिक्चर ड्रॉ करके दे रहा हूँ, ताकि आपको एक ओवरव्यू बन जाए कि हाँ यहाँ पे आकर के इलेक्ट्रॉन अटक गया था, ये थर्ड ऑर्बिट में अटका था, तो इसको हम लोग बोलेंगे पास्चन सीरीज है। यहाँ पे क्या हुआ, m जो है वो क्या हो गया 3, क्या हो गया बच्चों 3, n क्या होगा 4, 5, 6, 7 सो ऑन। यहाँ मैंने आपको क्या बताया था लैम्डा का, r/z² 1/m² - 1/n², निकालने पे क्या होगा 1 का स्क्वायर 1/9 - 1/16, ये क्या आ गया बच्चों 144, 16 - 9 ये कितना देगा 115, 16, 16 9 जब, हाँ ठीक है। तो ये आपका 7r/144 आ गया 1 लैम्डा। इसका जब आपने लैम्डा कैलकुलेट किया तो क्या है 144/7r। इसका जब देखा गया वेवलेंथ, तो इसका जो वेवलेंथ था वो विबग्योर के रेंज से ज़्यादा था, तो इसे हमने इसका अलग रेंज में बांट दिया, जो कि होता है इंफ्रारेड रेंज। क्या होता है बच्चों, इंफ्रारेड रेंज। इसे भी 3 होते हैं, शॉर्ट, नियर, लॉन्ग। जो पास्चन होता है उसे हम बोलते हैं शॉर्ट इंफ्रारेड रेंज, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट। अब आपका आएगा पी फंड, उसे हम बोलते हैं नियर, ब्रैकेट उसे हम बोलते हैं लॉन्ग IR। अब इसमें भी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात आती है, ये मैं आपको लास्ट करवा रहा हूँ, इसके बाद फिर आप अपने से प्रैक्टिस करना। नहीं आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में डालना, मैं आपको फिर से बता दूंगा, जिससे बच्चों को प्रॉब्लम्स आएंगी वो आप हमें बता देना। मैं इसमें फिर से 1-2 जो आपका बचा हुआ है पी फंड ब्रैकेट में उससे बना दूंगा। तो यहाँ पे 1 लैम्डा क्या है r/z², m क्या है 1/3 यानी कि 9, ये आपका इनफाइनाइट होगा ही, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, ये आपका 0 आ गया। तो 1 लैम्डा r/z² इंटू 1/9, तो लैम्डा 9/r। हाइड्रोजन है तो 9/r, नहीं है तो फिर जो भी रहेगा उसका अपना एटॉमिक नंबर लिख लेना। तो ये सभी बच्चों कुछ थे, मतलब कौन सा सीरीज होता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, मैंने ये सभी आपको बता दिया। अब आपसे स्पेक्ट्रम मैंने आपको ये बताया था कि जब एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रम होता है तो उसमें क्या होता है कि कुछ वाइट लाइट जो आते हैं उस पर किसी मॉलिक्यूल है या आयंस है उस पर क्या करते हैं अटैक किए तो उसमें कुछ कलर फॉर्मेशन होता है। तो सभी के सभी स्पेक्ट्रम का नहीं होता है, कुछ ही स्पेक्ट्रम का होता है, और कुछ वेवलेंथ मिसिंग होते हैं। जो मिसिंग वेवलेंथ होते हैं उससे भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि भाई आखिर वेवलेंथ मिस हुआ, जो गया वेवलेंथ जो हमें मिला नहीं है एब्जॉर्प्शन के दौरान, तो वो वेवलेंथ कितना था, वो वेवलेंथ में बच्चों कितना था। इसका एक सिंपल सा फार्मूला है, वो फार्मूला आप देखोगे, वो फार्मूला होता है n2 - n1 इंटू n2 - n1 प्लस 1/2। ये क्या होता है टोटल नंबर ऑफ मिसिंग वेवलेंथ। ये तो आपका हो गया फार्मूला। एक मैथ में भी आता है कॉम्बिनेशन, वो अभी तक आप 12th में वो चैप्टर है, तो अब मैं 11th का टॉपिक चला रहा हूँ, तो शायद अभी तक आपको वो समझ में ना आए एटॉमिक स्ट्रक्चर का, तो वो उसे आप रहने दो, इससे आप फार्मूला का यूज करो। जैसे मैंने बोल दिया कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड ऑर्बिट से डी एक्साइट करके फर्स्ट ऑर्बिट में पहुंच गया, तो n2 का वैल्यू क्या आएगा 3, n1 क्या आएगा 1। बोलेगा फाइंड द नंबर ऑफ मिसिंग वेवलेंथ,
व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज डी एक्साइटेड फ्रॉम द थर्ड ऑर्बिट टू द फर्स्ट ऑर्बिट। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर देंगे, 3 - 1 इंटू 3 - 1 + 1/2, ये कितना आएगा 2 इंटू कट गया 3/2, ये गया बचा कितना 3। मतलब कहने का मतलब है कि जब वो थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में मूव किया तो जो नंबर ऑफ मिसिंग जो वेवलेंथ थे वो कितने आ गए, 3 आ गया। अब बच्चों आपके सामने मैं कुछ न्यूमेरिकल्स करवाने जा रहा हूँ। इस न्यूमेरिकल्स को आप ध्यान से देखें, ये सभी के सभी न्यूमेरिकल्स जेईई में पूछे जा चुके हैं। पहले जो 5 न्यूमेरिकल्स हैं वो जेईई मेंस के हैं, और जो आखिरी के 2 न्यूमेरिकल्स हैं वो कहाँ के हैं, जेईई एडवांस के हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, क्या है बच्चों, the wave number of the first emission, the wave number of the first emission line of Balmer series of hydrogen spectrum। ये देखो बच्चों क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है वेव नंबर। क्या पूछा है बच्चों, वेव नंबर। किसका पूछ रहा है, फर्स्ट इमिशन लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, किसका, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का। मतलब कि ये बोल दिया जो स्पेक्ट्रम हुआ किसका हुआ, हाइड्रोजन का। फिर क्या बोल रहा है, बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज जैसे बोला हमारे दिमाग में दौड़ना चाहिए जो हमारा फर्स्ट स्टेट क्या होगा, सेकेंड ऑर्बिट। क्या होगा, सेकेंड ऑर्बिट, यानी कि n1 = 2। अब ये क्या बोला, फर्स्ट इमिशन लाइन। फर्स्ट इमिशन लाइन का देखो, मैंने इमिशन लाइन इसमें कितने बनाई थी, ये आपका रह गया, ये देखो इमिशन लाइन, ये मैंने n = ये देखो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो मैंने जो फर्स्ट इमिशन लाइन बनाई थी वो 3 से 2 बनाई थी, फिर 4 से 2 बनाई थी, फिर 5 से 2 बनाई थी। जो फर्स्ट इमिशन लाइन मैंने कहाँ से बनाई थी, 3 से 2 में। यानी कि फर्स्ट इमिशन लाइन में जो n1 का वैल्यू होगा वो कितना होगा, 2। n2 का कितना हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ कितना है, 3, यानी कि n2 का वैल्यू आपका हो जाएगा 3। अब क्या पूछ रहा है, वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है, सिंपली 1/λ। वेव नंबर क्या होता है बच्चों, 1/λ। अब 1/λ का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, RZ² 1/n1² माइनस 1/n1² मैंने अब इससे कैलकुलेट करना स्टार्ट किया। ये देखो क्या आएगा, 1/λ = RZ² 1/n1² माइनस 1/n2²। 1/λ, आर को रहने दो, जेड कितना है 1, क्योंकि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना आता है 1। n1 कितना है 2, यानी कि 4 n1 का स्क्वायर, माइनस n2 कितना है 3, उसका स्क्वायर 9, ये आपका आ गया। और ये कितना आ जाएगा 36, 9 - 4 यानी कि 5r/36 आपका 1/λ। अब यहाँ लैम्डा वैल्यू नहीं निकालना है, क्योंकि लैम्डा बारे में पूछा थोड़ी है, वो पूछा है वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है 1/λ, तो बस आपका आंसर क्या हो गया 5r/36। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। फिर सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा आपसे बच्चों, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन अच्छे हैं क्योंकि आपको यहाँ से 3 चीज़ें पॉइंट में माइंड में आएगी, तभी आपसे बनेगा। पहला क्या है, बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज के बारे में आप जानते हैं, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर क्या है, वेव नंबर। वेव नंबर का कोई फॉर्मूला पता नहीं होगा तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। थर्ड चीज़ क्या है कि फर्स्ट इमिशन लाइन। अगर आप इमिशन लाइन के बारे में नहीं समझते, जो कि मैंने आपको हर एक क्वेश्चन में ये डायग्राम बना करके दिखाया था, तो आपको मैंने इमिशन लाइन का इसलिए बनाया था ताकि जब भी क्वेश्चन आए तो आपको माइंड में इमेज बनना स्टार्ट हो जाना चाहिए कि हाँ आगे कह क्या रहा है क्वेश्चन। तो ये आपका 3 पॉइंट जो था ये आपका कॉन्सेप्ट से ही आया, जिससे कि आप क्वेश्चन को बना पाएँ। तो इसलिए आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखें और साथ ही साथ क्वेश्चन को भी देखें। दूसरा जो जेईई का क्वेश्चन है वो भी अच्छा है, ट्रिकी है, मतलब आप चाहें तो आप इससे निकाल सकते हैं, या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते आपको इसका याद हो जाएगा कि आखिर मतलब आप क्वेश्चन देखिएगा और आंसर को टिक कीजिएगा तुरंत। सर क्वेश्चन क्या है, which of the following is the energy
ऑफ अ पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट एग्जिस्ट। ये क्या बोल रहा है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड ऑप्शन क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड क्या है? -8.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ क्या है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देखो बच्चों क्या बोल रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा एनर्जी है जो कि हमारे एक्साइटेड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। किस में एग्जिस्ट करता है? एक्साइटेड स्टेट में। तो देखो हमारा एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 Z² ये आपको हो गया एनर्जी का। अब देखो अगर हम लोग n इक्वल टू 1 पुट करें तो क्या आएगा? -13.6 Z²। जेड का जेड को 1 मान लो, मान के चलते हैं। हाइड्रोजन बोर्ड्स ने जितने भी बनाए थे अपना एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो भी दिए थे वो आपको हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के बारे में ही दिए थे, सभी के लिए इनका वैलिड नहीं होता है। तो मैंने हाइड्रोजन को मान करके यहाँ पे बनाया है, तो ये आ गया, यानी कि ये आपका एग्जिस्ट करेगा। तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही है। थर्ड क्या है? अब देखो इसका 2 मानो, 2 जैसे मैंने माना तो ये क्या आ गया? 4 कैसे कटा? 3 1 1 ऑफ 4 -3.4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये भी आ रहा है। अब आप 3 पुट करो तो -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर 9 यहाँ जब कट कर करते हैं कितना जाएगा? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आप पुट करते जाओ तो ये सारे आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं मिलेंगे। मेनली कौन मिलता है? ये मिलता है, ये मिलता है। मेनली नहीं आपको मतलब बोलेंगे सर आप याद करवाएं तो आप कैलकुलेट कर करके देख लो ये कभी क्या एनर्जी आती है, आती तो फिर अपना देख रहे हैं। लेकिन आपका ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि आपका जब कैलकुलेट करने के बाद कौन सा एनर्जी सिर्फ आ रही है? ये और ये। तो ये बच्चे अच्छे क्वेश्चंस थे। अब क्या है आपके सामने एक और क्वेश्चन है। देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है? थर्ड है। द रेडियस ऑफ द सेकेंड बोर्स ऑर्बिट इज ये क्या पूछ रहा है कि जो बोर ऑर्बिट होता है उसका सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा। आपको मैंने जब डेरिवेशन करवाई थी तो आपको मैंने वहाँ पे बताया था कि जब फर्स्ट ऑर्बिट रहता है तो उसका रेडियस क्या होता है। यहाँ क्या पूछ रहा है? बोर का सेकेंड ऑर्बिट। रेडियस का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था? R इक्वल टू 0.53 n²/z। ये आपका होता है फॉर्मूला। बोर ऑर्बिट है तो इन्होंने हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए एक्सपेरिमेंट किया था, तो यहाँ पे z क्या हो जाएगा? z हो जाएगा 1 क्योंकि हाइड्रोजन का है, यानी कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 0.53 इंटू n का स्क्वायर। अब देखो इसने क्या बोला? सेकेंड बोर ऑर्बिट। सेकेंड बोर ऑर्बिट कहने का मतलब क्या है? सेकेंड ऑर्बिट। सेकेंड ऑर्बिट बोर का बोर्ड लगने से ये नहीं होता कि हाँ बोर्ड लगे तो उसका ऑर्बिट ही चेंज हो जाएगा, सेकेंड से 10 चलाया, नहीं ऐसा नहीं होगा। बस बोर ने इनका आविष्कार किया था इसलिए बीच में ला दिया कि भाई आप कंफ्यूज ना हो। तो ये आपका सेकेंड ऑर्बिट। सेकेंड ऑर्बिट मतलब n इक्वल टू 2, तो मैंने यहाँ पुट किया 0.53 इंटू 4। कैलकुलेट कर लो या करना चाहते तो देखो ये क्या आता है? 4 इंटू 3 12, हाथ में 1 21 2 2 2.12। ये आपका आ गया आर्मस्ट्रॉन्ग में। आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं देता है तो यही आपका आ जाएगा रेडियस। तो ये आपका रेडियस का कैलकुलेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? ऐसे से आपको सिंपल अब क्वेश्चंस आते रहेंगे जिसमें आपको दे देगा कि एक ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जंप किया तो भाई इसका एनर्जी निकालो। कैसे निकालोगे? ऐसे मान लो किसी ने थर्ड ऑर्बिट में था, उसने जंप किया सेकेंड ऑर्बिट में, इसका एनर्जी निकालो। लो भाई मैंने एनर्जी निकाल दिया। क्या होता है? -13.6
जेड स्क्वायर 1/n² माइनस 1/n2 का स्क्वायर, तो ये आ गया -13.6। बोर्ड का मॉडल है, एटम के बारे में कुछ बताया नहीं गया है, तो हाइड्रोजन का 1 का स्क्वायर, यहाँ क्या है 3 से 2 में गया, तो 1/4 माइनस 1/9, इसका क्या जाएगा -13.6 इंटू 1 इंटू क्या जाएगा इसका 36 और 9 माइनस 4 5/36। इससे आप कैलकुलेट कर ले, आपका डेल्टा ही निकल जाएगा। कैलकुलेट मैं इसमें नहीं कर रहा हूँ ताकि मेरा कुछ टाइम बच जाए क्लास का भी आपका भी, ताकि मैं कुछ और आपकी चीज़ें आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रख सकूँ। तो ये बच्चों ये कुछ न्यूमेरिकल्स जो सिंपल सा बेसिक से थे आपका जेईई मेंस लेवल का। एक और मेंस लेवल का जो है वो मैं आपको करवा देता हूँ। एक ये क्वेश्चन है बच्चों, द वेवलेंथ of the first spectral line, the wavelength of the first spectral line in the Balmer series of hydrogen atom is 6561 Armstrong. The wavelength of second series of singly ionized helium atom. तो ये देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है, द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन इन द वाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज इतना, देन द वेवलेंथ ऑफ द सेकेंड सीरीज ऑफ सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। ये क्या बोलना चाह रहा है कि मैंने एक सीरीज लिया, एनर्जी का ऑर्बिट था, उसमें से पहले क्या हुआ, ये देखो पहले क्या बोल रहा है कि आपका जो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन जो था आप हाइड्रोजन एटम का बाल्मर में, उसका वेवलेंथ आपको इतना बता दिया। फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन कहने का मतलब ये बाल्मर सीरीज है, बाल्मर सीरीज है, इसका मतलब क्या, इसका जितना भी डी एक्साइटेशन होगा उसका सेकेंड ऑर्बिट पे ही आकर के रुकेगा। फर्स्ट लाइन मतलब वो जो थर्ड ऑर्बिट से आकर डी एक्साइट किया, तो ये आपका आ गया। ये किसके लिए था, हाइड्रोजन एटम के लिए। फिर क्या बोला, सेकेंड सीरीज ऑफ सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम, यहाँ पे आपका चेंजेस ला दिया है, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है बच्चों, यहाँ पे क्या है हीलियम। और क्या बोला, साथ ही साथ क्या बोला है कि सेकेंड लाइन कहने का मतलब ये वाली सेकेंड डिविजन लाइन जो कि आपका फोर्थ ऑर्बिट से होगा। यानी कि जो हाइड्रोजन एटम का था उसमें जब आपका ऑर्बिट की बात की जाए तो N1 क्या था 2 और N2 क्या आ गया 3। हीलियम एटम के लिए क्या आ गया बच्चों, N1 = 2 और N2 = 4। अब देखो कैसे ये सॉल्व होगा। इसे मिलने क्या पूछ रहा है, वेवलेंथ। एक का देखो, एक जो हाइड्रोजन एटम है उसका वेवलेंथ दे चुका है, दूसरे हीलियम का पूछ रहा है। यानी कि आपको N1 मालूम है दोनों का, N2 मालूम है दोनों का, और साथ ही इसको मैं जो है आपका डेटा में लिख लेता हूँ इधर। N1 मालूम है आपको दोनों का, N2 मालूम है दोनों का, R दोनों में कांस्टेंट होते हैं, वेवलेंथ एक का दिया हुआ है और दूसरे का वेवलेंथ निकालना है। तो इससे कुछ आपके माइंड में स्ट्राइक किया, कैसे निकलेगा, ये जे मेंस करेंगे, जे एडवांस का क्वेश्चन है तो कुछ तो स्ट्राइक करना चाहिए। ये देखो बच्चों इसमें निकलेगा आपका रेशियो से, यहाँ देखो मैंने पहले इसका निकाला 1 में लैम्डा, R = हाइड्रोजन है तो 1 का स्क्वायर,
यहाँ क्या है 1/4 माइनस 1/9, 1/λ दिया हुआ है कितना 6561, आर का रहने दो 1/36, 5 माइनस 4 सॉरी 9 माइनस 4, 4 9 जा 1/6561, 5r/36, ठीक है। ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 1, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 6561 इक्वल टू 36/5r, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड क्या है 1/λ इक्वल टू r, जेड कितना था, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, जेड इक्वल टू 2 का स्क्वायर बाई किससे एक्साइटेड हुआ, फोर्थ ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में, यानी कि 1/4 माइनस 1/16, 4r 16, 4 माइनस 1 यानी कि 3/16 इंटू 4r, 4 यानी कि 3/4r, किसका आ गया 1/λ, तो लैम्डा कितनी आएगी 4/3r, 3r/4 आई थी 1/λ, तो लैम्डा कितनी आएगी 4/3r। इधर लैम्डा कितनी है 6561, इधर लैम्डा 2 है, मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया, तो 6561/λ इक्वल टू कितना है 36/5r इंटू 3r/4, डिवाइड करने पे r से r गया, 4 से 36 9 और में गया, 6561/λ इक्वल टू 9 इंटू 3/5। अब देखो 3 का टेबल में ये कट रहा है, 6 कटेगा, 2 हाँ कट जाएगा, तो मैंने इसे कट कर दिया, 2 1 2 and 6 8 2 and 1 7, और देखो ये कटेगा, ये तो कट जाएगा, ये भी कटेगा, 9 से देखो तो कट रहा है, 9 से 3 8 2 हाँ 9 से भी कट जाएगा, तो इसे मैंने 9 से भी काट दिया, 2 3 8 4 2 9 3 यानी कि 243/λ इक्वल टू 1/5, तो लैम्डा इक्वल टू 243 इंटू 5, तो लैम्डा क्या आएगा 5 1 5 to 21 2 12, लैम्डा इक्वल टू 1215 ऑलमोस्ट। ये आपका आ गया किसका हीलियम एटम का सेकेंड सीरीज जो बाल्मर का था। तो ये आपके जी एडवांस से क्वेश्चन होते हैं जो कुछ हल्का सा ट्रिकी दे देंगे कि आपके पास 2 पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो आपको बनाने में थोड़ी सी तकलीफ आ सकती है। ये बच्चों आई होप you all have understand this questions very clearly. If you don't, then you can comment on in my comment box that sir I have not understand this problem, then I will again teach you this problem personally by offline or by online mode. So second question क्या है, सेकेंड क्वेश्चन बच्चों जे एडवांस का है, तो इसे आप जो अच्छा से देखना, इसमें है the radius of the orbit of an electron in a hydrogen like atom is 4.5 a नोट का ए नोट है, जहाँ पर ए नोट क्या है बोहर रेडियस। यहाँ तक क्या आपको बोला गया है कि एक द रेडियस है ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन नहीं है हाइड्रोजन लाइक एटम है, जिसका का रेडियस 4/5 ए नोट दे दिया जा चुका है। फिर क्या बोल रहा है, इट्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज 3h/2 पाई। एंगुलर मोमेंटम क्या बोला 3h/2 पाई, और साथ ही साथ यह भी दिया गया है इट इज गिवन दैट h जो है वो है क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, सी तो आप जानते हो स्पीड ऑफ लाइट। तो यहां पूछ रहा है दी पॉसिबल वेवलेंथ
when the atom d excites, when the atom d excites H। यहाँ देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसका रेडियस है उस ऑर्बिट में मूव करने का, कितना है 4.5 A0। यहाँ सिर्फ बोला है इलेक्ट्रॉन, ये नहीं बोला है कि ये कौन सा एटम है, ये ना ही हीलियम है, ना ही हाइड्रोजन है, ना ही लिथियम है, ना ही बेरिलियम है, बस ये एक इलेक्ट्रॉन है। इसे आप देखो अच्छे से। ऐसे ही क्वेश्चन जो एडवांस में आते हैं जहाँ पे से ट्रिकी पूछेंगे और वहाँ पे फंस जाएंगे आप। इससे आप अगर हाइड्रोजन मांग के बनाएंगे क्वेश्चन को तो आपसे पूरा क्वेश्चन रॉन्ग बनेगा। तो आप यहाँ देखो, यहाँ क्या बोला कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि हाइड्रोजन लाइक है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, जिसका कि रेडियस 4.5 A0 आपका दिया हुआ है। फिर क्या है, A0 क्या है, बोहर रेडियस। फिर क्या बोला, इसका जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो 3h/2π है। कितना है बच्चों, 3h/2π। फिर क्या बोला कि H आपका प्लैंक्स कांस्टेंट दिया हुआ है और आपका सोन सब चीज दिया हुआ है। तो आप ये निकालो, देखो बच्चों कैसे निकलेगा। फर्स्ट चीज आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है कि जो उसका एंगुलर मोमेंटम है वो आपको कितना दिया हुआ है, 3h/2π। जब हमने आपको डेरिवेशन क्लास लिया था बोर्स मॉडल में तो उस क्लास में आपको ये बताया था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, nh/2π। किस फॉर्म में होता है, nh/2π। यहाँ पे क्या है, 3h/2π। जब अगर इस दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करें तो क्या आएगा, n का वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी। कितनी आएगी, 3। ये आपका फर्स्ट था जहाँ पे आपको एंगुलर मोमेंटम दिया था। क्योंकि आप देखो क्वेश्चन में अगर कुछ भी अगर दिया जाता है तो सब कुछ ना कुछ तो मतलब निकलेगा, कुछ ना कुछ आपको रास्ता दे रहा है ये क्वेश्चन तक आप कैसे पहुंचे। डायरेक्ट आपको नहीं बोलेगा कि आप वेवलेंथ ऐसे निकालो ऐसे निकालो तो निकल जाएगा, आपको कुछ ना कुछ आपको हिंट देगा। अगर आप वो हिंट को पकड़ लेते हैं तो आप उस क्वेश्चन के लास्ट तक आंसर तक आप जरूर पहुंचेंगे। तो ये आपका फर्स्ट हिंट था। अब मैं आपको सेकेंड हिंट बता रहा हूँ। सेकेंड हिंट क्या थी, रेडियस की। रेडियस इन्होंने क्या बताया था, 0.45 A0। कितना बताया था बच्चों, 0.45 A0। लेकिन बेसिकली रेडियस आखिर होती क्या है, जिस तरह से मैंने आपको ये बताया कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है mdr/nh/2π होता है, तो उसी तरह मैंने आपको रेडियस का ही बताया था कि रेडियस कितना होता है। तो बच्चों रेडियस कितना होता है, रेडियस होता है आपका n² A0। देखो मैंने उस वक्त जो आपका रेडियस बताया था वो बताया था 0.53 × n² आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आप बोलेंगे सर आपने यहाँ पर 0.53 क्यों नहीं लिखा, आपने तो बताया कांस्टेंट होता है, हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होगा। इसलिए बच्चों क्योंकि वह जो मैंने बताया था आपको बताया था एक हाइड्रोजन लाइक एटम का, जिसका आपको फिक्स आपको बता दिया जाएगा कि हाँ ये एटम होता है, तो आप उस पर कांस्टेंट का वैल्यू यूज कर लेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में पता ही नहीं है कि आखिर एलिमेंट कौन सा है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, ये हमें कुछ नहीं पता है। और साथ ही साथ क्वेश्चन में ये दे रखा है कि इसका जो है रेडियस कितना है, 0.45 A0। मतलब कि हमें A0 के ही टर्म में लिखना पड़ेगा, हमें इससे यहाँ पे कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई मतलब नहीं है। तो मैंने फिर से इस दोनों इक्वेशन को इक्वेट किया तो क्या आ जाएगा, 0.45 A0 इक्वल टू, यहाँ देखो n का वैल्यू मैंने निकाला था कैसे, एंगुलर मोमेंटम के हेल्प से। तो n कितना था, 3। तो 3 का स्क्वायर 9 × A0 y z। z में क्यों निकालना हूँ, क्योंकि हमें एलिमेंट नहीं पता है कौन सा है। तो मैंने निकाला यहाँ A0 से A0 गया, 0.45/9 इक्वल टू 1/z। तो 4/5/100 × 9 5/100 1/20 1/2 1/z। तो यहाँ से जो z का वैल्यू आ गया बच्चों वो कितना आएगा, सॉरी 4 रॉन्ग हो गया, 0.45 नहीं बल्कि 4.5 A0। ये आपका आ गया 4.5 A0। तब देखो यहाँ पे जब कटेगा तो ये 100 रहेगा। आपको मैं यहाँ फिर से दिखाता हूँ, यहाँ देखो 1/z। तो 1/z इक्वल टू यहाँ पे 10, ये 5, 1/2,
तो जेड 1/2 तो जेड कितना जाएगा 2। तो अब हमें यहाँ से जेड का भी वैल्यू मालूम चल गया और एन का भी वैल्यू मालूम चल गया। क्यों हमने जेड और एन का वैल्यू क्यों निकाला? क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा था आपका वेवलेंथ, फाइंड द पॉसिबल वेवलेंथ वेयर द एटम डी एक्साइट्स, वेयर द एटम डी एक्साइट्स, मतलब कि वेवलेंथ निकालने बोल दिया था। ना ही मुझे एन की वैल्यू मालूम थी और ना ही मुझे जेड की वैल्यू मालूम थी, सिर्फ वैल्यू मालूम थे तो किसकी, आर की, जिससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रहेगा। तो हमें जेड की वैल्यू निकालनी थी और एन की, तो जेड की कहाँ से निकली, जेड की निकली आपकी रेडियस की मदद से। जो दूसरा हिंट था वो था रेडियस, रेडियस से आपने जेड का वैल्यू निकाल लिया और जो पहला हिंट था एंगुलर मोमेंटम, उससे हम लोग एन का वैल्यू निकाल लिए। तो इन दोनों को यूज किया और यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन अब आने वाला है लैम्डा के टर्म्स में। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, डी एक्साइट्स, डी एक्साइट्स क्या कि ये नहीं बताया कि वो कौन सा एक्साइटेड स्टेट में डी एक्साइट क्या, वो सिर्फ बोल दिया डी एक्साइट क्या है। डी एक्साइट करने के बाद मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अपना हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में वह चेंज करता है, मतलब जो ऑर्बिट रहता है वो उसे जंप कर जाता है, किससे, हायर टू लोअर, तो उसे हम बोलते हैं डी एक्साइटेशन। तो यहाँ पे वह किस ऑर्बिट में था, वो था थर्ड ऑर्बिट में। जब डी एक्साइट करेगा तो किस में आएगा, सेकेंड ऑर्बिट में। तो 1/λ क्या होती है, 1/λ होती है आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। आर क्या है, आर कांस्टेंट है। जेड क्या है, जेड यहाँ पे 2 मैंने निकाला था तो 2 का होल स्क्वायर बाई n1 कितना है 1/2 तो यानी कि 4, n2 कितना है 3 तो यानी 1/9, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 36 5 आ जाएगा, तो यहाँ 9 - 4 5 r इंटू 4। तो 1/λ इक्वल टू 5/36 इंटू आर इंटू 4 से 9 बार में गया, तो 1/λ इक्वल टू 5r/9, तो यानी कि लैम्डा इक्वल टू 9/5r। तो यहाँ से आपका लैम्डा क्या निकल गया बच्चों, 9/5r। सो बच्चों अभी तक मैंने जितने भी लेक्चर करवाए थे उससे मैंने आपको थ्योरीज पार्ट करवाई थी, जिससे आपको से थोड़ा सा बोरियत फील आ रहा होगा। लेकिन जब आप एटॉमिक स्पेक्ट्रम का लेक्चर आज ध्यान से देखे होंगे तो आपको पता चला कि उसमें हर एक लाइन का इंपॉर्टेंस है। मैंने बोल दिया थर्ड इमिशन लाइन, तो थर्ड इमिशन लाइन कहने का मतलब क्या है, किसका, मैंने बोल दिया लीमान का थर्ड इमिशन लाइन, तो ये मैंने ऑर्बिट बना दी n1 इक्वल टू 1 2 3 4। थर्ड कहने का मतलब क्या है कि 2 से 1 तक आएगा फर्स्ट इमिशन लाइन, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, यानी कि फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है। सिर्फ मैंने बोल दिया थर्ड इमिशन लाइन, तो इससे आपने वैल्यू पता कर लिया कि n1 क्या था और n2 क्या था। तो इससे आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है जो आज पढ़ाया गया है इसको आप ध्यान से देखें, रिवाइंड करेगा, समझ में नहीं आता है, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में डालें तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। और आप यहाँ देखें, हर एक वर्ड का अपना एक महत्व है, इंपॉर्टेंस है, हर एक वर्ड को आप ध्यान से अच्छे से पढ़ें और अपना फिर क्वेश्चन सॉल्व करें। जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और भी कोई डाउट सॉल्व करने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। सो ओके क्लास, थैंक यू।